हर साल लाखों लोग एक सपने को पूरा करने के लिए एक मुश्किल सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जिसमें शामिल है अनगिनत घंटों की मेहनत, बिना नींद की रातें और अटूट संकल्प। और मंजिल है भारत की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा। लेकिन ऐसा क्या है जो यूपीएससी को इतना कठिन बनाता है, और क्यों इतने लोग अपनी जिंदगी के कई साल इस पर न्यौछावर कर देते हैं? क्या यह सच में देश को बदलने का एक मीडियम है, या यह समय की उम्मीदों से पैदा हुआ एक जुनून है? क्या होता है उन लोगों का जो इतनी मेहनत के बाद भी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते? क्या वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते? यह सब कुछ जानेंगे हमारी आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। स्वागत है बियॉन्ड द टेल्स में, एक ऐसा चैनल जहां कहानियां जीवंत होती हैं, इतिहास जिज्ञासा से मिलता है और दुनिया अपने अनोखे रूप में आपके सामने खुलती है। चाहे वो महान हस्तियों की अनसुनी कहानियां हों या हमारी दुनिया को आकार देने वाली घटनाएं, हम आपको उन किस्सों में ले चलते हैं जो है आम कहानियों से बिल्कुल परे। भारत में सिविल सेवा का विकास प्राचीन समय से जुड़ा हुआ है, जिसमें अलग अलग ऐतिहासिक कालों का बड़ा योगदान रहा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने शासन की नींव रखी, जिसमें शासकों, अधिकारियों और प्रशासन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का विवरण दिया गया। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के समय में सिविल सेवाओं को और बेहतर बनाया गया, जिससे एक व्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली स्थापित हुई। मध्यकालीन भारत में विभिन्न राजवंशों ने अपनी अपनी प्रशासनिक नीतियां अपनाई, जो समय के साथ सिविल सेवाओं के विकास में सहायक बनी। ब्रिटिश काल में भारतीय सिविल सर्विसेज की स्थापना भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में एक बड़ा बदलाव था। शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सिविल सर्विसेज को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। कंपनी ने कोवेंटेड सिविल सर्विसेज (सीसीएस) की शुरुआत की, जिसमें सदस्यों को कंपनी के बोर्ड से समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता था। इस प्रणाली ने एक व्यवस्थित प्रशासनिक संस्था की नींव रखी। 1886 में बनी एचिसन कमीशन ने सिविल सेवाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसने सिविल सेवाओं के पुनर्गठन और भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों पर शामिल करने की सिफारिश की। यह पहले की व्यवस्था से बड़ा बदलाव था, जहां भारतीयों को मुख्य पदों से लगभग बाहर रखा जाता था। एचिसन कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सिविल सर्विसेज (आईसीएस) की औपचारिक स्थापना हुई। आईसीएस ब्रिटिश राज के दौरान एक उच्च वर्ग की प्रशासनिक संस्था बन गई, जिसमें 1854 में लॉर्ड मैकाले की सिफारिश के बाद मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया शुरू की गई। हालांकि मेरिट आधारित प्रणाली के बावजूद आईसीएस में ज्यादातर ब्रिटिश अधिकारी थे और भारतीयों के लिए केवल कुछ ही पद खुले थे। 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तो देश को एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे की जरूरत थी, ताकि प्रभावी शासन सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और अन्य केंद्रीय सेवाओं की स्थापना की गई, ताकि औपनिवेशिक काल की भारतीय सिविल सर्विसेज (आईसीएस) की जगह ली जा सके। इन सेवाओं को प्रशासनिक के रीढ़ के रूप में तय किया गया, ताकि नीतियों को लागू किया जा सके और कानूनी व्यवस्था बनाई जा सके। भारत के एक प्रमुख नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवाओं को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। उनका दृष्टिकोण था कि एक मजबूत और प्रभावी प्रशासनिक ढांचा होना चाहिए, जो देश को एकजुट रख सके। पटेल जी का मानना था कि सिविल सेवाएं भारत जैसे विविध देश में एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए जरूरी है। उनकी सोच ने एक मेरिट आधारित और राजनीतिक रूप से निष्पक्ष सिविल सेवा की नींव रखी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सिविल सेवाओं और विशेष रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) ने भारत को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश की शासन व्यवस्था और विकास में जितनी प्रगति हुई है, उसका बड़ा श्रेय इन सेवाओं की समर्पित कोशिशों को जाता है। अब हम बात करेंगे इस फील्ड के चैलेंजेस और हो सकने वाले सुधारों की। भारतीय सिविल सेवाओं के सामने आज एक बड़ी चुनौती ब्यूरोक्रेटिक भ्रष्टाचार है। यह न केवल शासन को प्रभावित करता है,
बल्कि जनता का विश्वास भी कमजोर करता है। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सुधारों की आवश्यकता है, जैसे कि भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का सख्ती से पालन और मजबूत आंतरिक ऑडिट सिस्टम का लागू होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन की शुरुआत से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सिविल सेवक अपने कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल हों। आज के डिजिटल युग में सिविल सेवाओं में टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। ई गवर्नेंस से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुचारू, अधिक कुशल और जनता के लिए सुलभ बनाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग बिना वजह के डिलेस को कम करने और भ्रष्टाचार के अवसरों को घटाने में भी मदद कर सकता है। हालांकि इन स्कीम्स को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सिविल सेवकों के लिए उचित ट्रेनिंग और एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना आवश्यक है। विकेंद्रीकरण एक और महत्वपूर्ण सुधार का क्षेत्र है। स्थानीय सरकारों को शक्ति सौंपने से सिविल सेवाएं समुदाय की जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी बन सकती हैं। यह दृष्टिकोण न केवल स्थानीय शासन को बढ़ावा देता है, बल्कि निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में जनता की भागीदारी को भी बढ़ावा देता है। प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिए शक्तियों और संसाधनों के वितरण का एक स्पष्ट ढांचा और स्थानीय सरकारी अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण पहल आवश्यक है। यूपीएससी द्वारा आयोजित भारत के सिविल सेवा परीक्षा की जटिल प्रक्रिया अक्सर अनगिनत अभ्यर्थियों के सपनों को उलझा देती है। भर्ती और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार आवश्यक है, ताकि सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिविल सेवाएं अच्छे शासन का एक स्तंभ बनी रहे। अब हम बात करेंगे कि दूसरे देशों की सिविल सेवाएं हमसे कैसे अलग हैं। सबसे पहले अमेरिका। यहाँ सिविल सेवाएं विकेंद्रित होती हैं, जहाँ प्रत्येक राज्य का अपना सिस्टम होता है। संघीय सिविल सेवाओं का प्रबंधन ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट (ओपीएम) द्वारा किया जाता है। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और शैक्षिक योग्यताओं का मूल्यांकन शामिल होता है। अमेरिकी सिस्टम में विशेषज्ञता पर जोर दिया जाता है। चीन की सिविल सेवाएं अपनी कड़ी और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी भर्ती प्रक्रिया के लिए जानी जाती हैं। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा एक प्रमुख हिस्सा है जो उम्मीदवारों को विभिन्न विषयों पर परखती है। चीनी सिस्टम राजनीतिक निष्ठा और कम्युनिस्ट पार्टी के मूल्यों से मेल खाने पर विशेष जोर देता है। निरंतर प्रशिक्षण और विकास भी चीनी सिविल सेवाओं का अभिन्न हिस्सा है। भारत में सिविल सेवाओं की परीक्षा सीएससी एक मानकीकृत परीक्षा है, जिसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा उच्च सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए आयोजित किया जाता है। यह प्रक्रिया अन्य देशों में देखी जाने वाली कठिन परीक्षाओं के समान है, जो यह दर्शाता है कि सार्वजनिक सेवा के लिए सर्वोत्तम उम्मीदवारों का चयन करने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित किया जाता है। हाल ही में यूपीएससी को कई विवादों और घोटालों का सामना करना पड़ा, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे। आइए बात करते हैं उनमें से कुछ मुद्दों की। एक प्रमुख मामले में पूजा खेड़कर, जो एक प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी थी, ने आरोप लगाया कि उन्होंने दस्तावेजों में जालसाजी की, जैसे कि पहचान प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र, ताकि वे सिविल सर्विसेज परीक्षा सीएससी में अधिक बार बैठ सके। उन्होंने 12 बार परीक्षा दी, जो 9 प्रयासों की सीमा से अधिक था। कुछ मामलों में रिपोर्ट्स आई हैं जहां उम्मीदवारों ने आरक्षण के लाभ लेने के लिए जाति या विकलांगता प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज प्रस्तुत किए। इससे परीक्षा प्रक्रिया की ईमानदारी पर सवाल उठते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी का अचानक इस्तीफा भी चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह आयोग से जुड़ी समस्याओं और विवादों से जुड़ा हो सकता है। बावजूद इसके कि यूपीएससी ने कई तकनीकी सुधार किए, परीक्षा में नकल और फर्जीवाड़े के मामले सामने आए। इसे रोकने के लिए आयोग अब आधार आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणन, चेहरे की पहचान और एआई आधारित निगरानी सिस्टम का उपयोग कर रहा है, ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाई जा सके।
इन समस्याओं से यह स्पष्ट होता है कि यूपीएससी प्रणाली में सुधार की सख्त आवश्यकता है, ताकि यह विश्वसनीय और पारदर्शी बनी रहे। साथ ही सभी उम्मीदवारों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। पूजा खेड़कर के मामले में की गई कार्रवाई और उसके बाद उठाए गए कदम यह दिखाते हैं कि यूपीएससी ने धोखाधड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। अब डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। यूपीएससी को अब बायोमेट्रिक और एआई आधारित सत्यापन प्रणाली का उपयोग करना चाहिए, ताकि फर्जी दस्तावेजों का पता लगाया जा सके। यदि धोखाधड़ी करने वालों के लिए कड़ी सजा तय की जा सके, तो इससे भविष्य में लोग ऐसा करने से बचेंगे। यूपीएससी को अपनी प्रक्रिया की नियमित निगरानी और ऑडिट करनी चाहिए, ताकि कोई भी धोखाधड़ी पकड़ी जा सके। धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने से लोग इसके परिणामों को समझेंगे और ऐसे काम करने से बचेंगे। इन कदमों के साथ यूपीएससी को भविष्य में इस तरह के घोटाले को रोकने में सफलता मिल सकती है। यूपीएससी का भविष्य इन सुधारों पर निर्भर करता है। अगर ये सुधार सही तरीके से लागू होते हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि परीक्षा प्रणाली पारदर्शी, उत्तरदायी और ज्यादा विश्वसनीय बनेगी, जो देश की जरूरतों को सही तरीके से पूरा कर सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप यूपीएससी में किस तरह के सुधार चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।